रीमा को पहली नजर में देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वो मुझे हमारी कॉलोनी के पार्क में ही मिली थी। हम दोनों हमारी उम्र के उस पड़ाव पर थे कि जहाँ पर हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। एक हफ्ते की जान पहचान के बाद हमने शादी का इरादा कर लिया। वो बहुत दुखी थी, जिंदगी से परेशान, और एक ऐसी लड़की जिसको शायद सहारे की जरूरत थी, पर वो किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी जिंदगी में कुछ सालों पहले ही तूफान आया था। रीमा का पति और उसकी पत्नी दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। मेरा नाम कपिल है और मेरी पहली पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। दरअसल जब वो इस दुनिया से चली गई तब वो मेरे साथ नहीं थी। उस औरत ने मुझे बहुत तंग किया था। वो एक लालची औरत थी जिसकी वजह से मेरा औरतों के ऊपर से विश्वास ही उठ चुका था। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जब मैं रीमा से मिला तो वो बहुत परेशान थी। मर्द की कमजोरी होती है कि जब वो किसी औरत को रोते हुआ देख ले तो वजह जानने की कोशिश जरूर करता है, फिर चाहे वो मदद कर सके या ना कर सके, पर जानना जरूर चाहता है। और रीमा तो बहुत सुंदर थी। उसने कहा कि ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरा पति इस दुनिया से चला गया है, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं थोड़ी देर फिर उसके पास बैठ गया। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आई थी। कहती थी कि वो अपनी पहली पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाना चाहती है। जब वो जाने के लिए निकली तो मैंने कहा कि आप अकेले कैसे जाएंगी, तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, और सीटी बजाई तो एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड कुत्ता भाग कर आया। मुझे नहीं पता था कि वो उसका कुत्ता था। मैंने कहा कि ये कुत्ता आपका है, तो उसने कहा हाँ ये मेरा कुत्ता है। क्यों, कैसा लगा आपको? मैंने कहा ये अच्छा तो है, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक होता है। उसने कहा हाँ, अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला कर सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, टॉमी बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने कहा इसका नाम टॉमी है? तो उसने कहा हाँ इसका नाम टॉमी है। दरअसल ये मेरे पति का कुत्ता था। मुझे तो कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन जब मैं उसकी जिंदगी में आई तो फिर मुझे भी उससे प्यार हो गया। अब ये समझ लीजिए कि मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसलिए हमारे साथ ही रहता है। मुझे भी हमेशा से कुत्ते पालने का शौक था, लेकिन कभी भी नस्ली कुत्ता खरीद नहीं पाया था। और जर्मन शेफर्ड तो बहुत महंगा कुत्ता था, अगर जवान हो तो और भी महंगा होता है। मैंने उसके सिर पर हाथ लगाने की कोशिश की तो रीमा ने कहा अभी नहीं, अभी आपकी और इसकी इतनी दोस्ती नहीं हुई है, पर ये आजकल बहुत परेशान है, उदास रहता है, अब अपने मालिक के जाने के बाद चुप सा हो गया है। मैं इसलिए इसे पार्क में लेकर आती हूँ ताकि इसका दिल बहल जाए। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगी, शायद वो जरूरत से ज्यादा उत्साही औरत थी। खैर वो वहां से चली गई, पर मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसी तरह उसी पार्क में हमारी दो चार मुलाकातें हुई, और उसके बाद हम लोगों ने फैसला कर लिया कि शायद दो एक जैसे लोग एक दूसरे को संभाल सकते हैं। और फिर हम दोनों की जिंदगी की कहानी एक जैसी ही थी। मेरी पत्नी इस दुनिया से जब गई थी तो मुझे पसंद तो नहीं थी, पर मैंने रीमा से झूठ बोला था कि मैं उसे बहुत पसंद करता था, ताकि मैं उसके सामने हालात का मारा न बन सकूं। उसकी कहानी भी ऐसी ही थी। वो भी कहने लगी कि मेरा पति बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसके सामने दुखी इंसान बन गया, और वो तो पहले दुखी थी। हमने जल्द से जल्द शादी करने का इरादा कर लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमसे कोई पाप हो जाए। हमने एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पति के जाने के बाद फिर से खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम लोगों ने करीब के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी में मेरे ही दोस्त शामिल थे, और उसकी तरफ से उसकी एक मौसरी बहन आई थी जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। इस तरह वो मेरी जिंदगी में आ गई और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। वो कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत ही अच्छी है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की जिंदगी होती है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। टॉमी को भी अपने साथ ले आई थी। अब वो भी हमारे घर में रहता था, जबकि मैं इनके सबके खिलाफ था। मुझे कुत्ते पसंद थे, पर यह कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगता था। मैंने उसके लिए बाहर जगह बना दी थी। मेरे साथ भी वो थोड़ा घुल मिल गया था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह रीमा के साथ घुल मिल गया था। रीमा ने बताया कि जब से मेरे पति किशन इस दुनिया से चले गए हैं तब से ये बहुत उदास हो गया है। शायद उनको याद करता रहता है क्योंकि वो इसके मालिक थे। मैंने कहा हाँ, कुत्तों में भी भावनाएं होती हैं। कुत्ता तो इंसान का बेहतरीन दोस्त होता है। हमें एक दूसरे के साथ 1.5 महीना हो गया था जब एक दिन अचानक से रीमा की तबीयत खराब हो गई। मुझे मोहल्ले वालों ने फोन किया कि आपके घर में जो कुत्ता रखा हुआ है वो लगातार भौंक रहा है, और बहुत ज्यादा भौंक रहा है। आप जरा घर जाकर देख लीजिए कि क्या मामला है। मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया, क्योंकि रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, और उसी की वजह से टॉमी भौंक रहा था। मैं रीमा को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमारी शादी को 1.5 महीना हो गया था
और ऐसी खुशखबरी तो मिलनी ही थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे। जब मैं रीमा को अस्पताल से घर लेकर आया तो टॉमी उसको देखकर फिर से भौंकने लगा और वो बार बार ऐसा कर रहा था। वो कहने लगी, मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी तो ये इसी की तरह भौंक रहा था। तो मुझे मोहल्ले वालों ने फोन किया, इसी की वजह से तो मैं जल्दी आ गया, वरना तो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग शुरू होने वाली थी। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो शाम को ही वापस आ पाता। मैंने कहा कि तुम्हारा ये कुत्ता बहुत अच्छा है, इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई, लेकिन ये अभी क्यों भौंक रहा है? तो वो कहने लगी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, शायद इसे भूख लगी हो। वो उसे खाना देने के लिए चली गई, लेकिन उसके बाद भी वो उसी तरह भौंक रहा था। अब रीमा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है टॉमी, तुम क्या चाहते हो? वो उसे डांट लगाकर वहां से चली गई। कभी कभी मैं भी तंग आ जाता था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बिठाया और कहा, देखो रीमा, मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। वो आज बहुत खुश थी, कहने लगी, जी बताएं क्या बात है? मैंने कहा, देखो अब हमारे घर एक बच्चा आने वाला है और एक जानवर भी है, इसका कोई भरोसा नहीं। घर में एक छोटा बच्चा होगा और ये भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। जितनी देर घर से बाहर रहूंगा मुझे चिंता लगी रहेगी। अगर तुम घर के कामों में बिजी हो गई और इसने बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? रीमा ने कहा, अरे नहीं नहीं टॉमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक बार हमारे घर में रहने के लिए कुछ मेहमान आए थे, उनके भी 2 बच्चे थे, वो हमारे घर में 1 महीने तक रहे। टॉमी ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा, जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारी तरफ देखकर भौंकता क्यों है? मैंने नोट किया है कि ये तुम्हारे पेट की तरफ देखकर भौंकता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाहता है, शायद अभी से ये इस बच्चे से अपनी नफरत जाहिर कर रहा है। अरे नहीं, इसे क्या पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, ये मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है। मैंने कहा, मैं अब उसकी कोई निशानी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम बार बार उसकी यादों को दोहराती हो और कहती हो कि मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि निशानी तो उसकी संभाल कर रखी जाती है ना, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है और अपनी सारी जिंदगी में वो उसे भूल नहीं सकता। वो कहने लगी, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं कहा कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। अपने पहले पति की यादें हमेशा मेरे साथ तो रहेंगी ना, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया यहाँ से। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे नफरत करूं? अगर मैं उससे नफरत कर सकती हूँ तो फिर मैं आपसे भी नफरत कर सकती हूँ। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में हूँ। मैंने तो कभी तुम्हारे सामने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे अपनी पहली पत्नी से जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी, तो फिर मैं उसका नाम क्यों लेता? लेकिन मैं समझ सकता था कि रीमा को सच में अपने पहले पति से बहुत मोहब्बत थी। वो अपने पहले पति को अच्छे शब्दों में याद करती थी। उसने कहा, आप क्यों मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? मैंने कहा, मुझे ना तो कोई लड़ाई करनी है और ना ही झगड़ा, बस तुम इस कुत्ते को इस घर से निकाल दो। तो वो कहने लगी, ऐसा नहीं होगा, मैं इसे नहीं निकाल सकती हूँ, और मैं इसे कहाँ भेज दूँ? हम इसे जहाँ भी छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। और फिर ये कोई आम कुत्ता नहीं है, 1.5-2 लाख का कुत्ता है। अगर किसी ने इसे पकड़ लिया तो वापस नहीं करेगा, फिर इसको बेच देते हैं। तो इस बात पर रीमा का दिल बहुत दुखी होगा। उसने कहा, नहीं, पहले ही वो बेचारा उदास है क्योंकि उसका मालिक इस दुनिया से चला गया है। मैं अच्छी इंसान हूँ, कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, मुझे भावनाओं की कदर है, फिर चाहे वो भावनाएं किसी जानवर की ही क्यों ना हो। और मैं आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। अब मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होने लगा, क्योंकि मैंने भी उससे यही कहा था कि मैं भी एक नरम दिल और अच्छा इंसान हूँ, जबकि दरअसल में ऐसा नहीं था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं चुप हो गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे तो कुत्ता हमेशा रीमा के पेट की तरफ देखकर भौंकता रहता था। अब ये बात उसने भी नोट करनी शुरू कर दी थी और वो उसे दूर दूर रहती थी। मुझसे कहती थी कि आप जाकर उसे खाना दे दें। जब मैं उसे खाना देता तो मुझे भी डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी आंखों में देख रहा और मुझ पर हमला कर देगा। एक रात मेरी पत्नी मेरे बराबर में सो रही थी। जब मुझे उसकी आवाज आई, वो कुछ बोल रही थी। मुझे लगा कि नींद में है और वाकई नींद में थी, लेकिन वो जिस मर्द का नाम ले रही थी वो मैं नहीं था। शायद वो अपने पहले पति का नाम ले रही थी, जिसका नाम किशन था। वो नींद में कह रही थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं उठकर बैठ गया और उसकी बातों पर ध्यान देने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये औरत तो अपने पहले पति से अब भी प्यार करती है। ये तो उसकी दीवानी थी, वो मजनू था और ये लैला थी, और ये उसको अब तक नहीं भूल पाई। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो उसने कहा, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छा इंसान था इसलिए तुमने मुझसे शादी की? तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। उसने कहा, मैं आपको पसंद क्यों नहीं करती? आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया था, आपके प्यार ने मेरा साथ जब मैं बहुत मुसीबत में थी। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं अपने पति के दुख में ही मर जाती। मुझे मेरी पत्नी की हर बात पर गुस्सा आता था, यानी उसने मुझे सिर्फ खुद के सहारे के लिए रखा हुआ था और वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कह दिया कि देखो,
मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल मुझे अपनी पहली पत्नी से कोई प्यार नहीं था। मुझे वो औरत जहर लगती थी और मैंने उसे तलाक दी थी। उसके बाद जब वो मर गई थी तो उस समय भी मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आया था। तुम अपने पहले पति का जिक्र मत किया करो। अब रीमा खामोश हो गई। उसने कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने तो आपको आपकी उसी कहानी की बुनियाद पर जज किया था। सोचा था कि आप मेरे जैसे हैं, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। तभी तो आजकल आप मेरे साथ लड़ते रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा तुम जो भी समझो, लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम्हें अपने पति का नाम भी उस नहीं लेना चाहिए। वो तो इस दुनिया से चला गया है, तो तुम उसे अपने दिल की दुनिया से भी विदा कर दो। बाप, अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं इसे बेवफाई समझूंगा। वो कहने लगी, कैसी बेवफाई? वो भी एक ऐसे इंसान से जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मैंने कहा, हाँ तुम जो भी कहो, बस अब अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। उसके बाद मेरी पत्नी ने उसका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। वो एकदम खामोश हो जाती थी, कोई बात नहीं करती थी। अब वो पहले की तरह मेरे साथ नहीं रहती थी और मेरे साथ अपने दिल की बात भी शेयर नहीं करती थी। औरत की खामोशी तूफान की निशानी होती है। एक औरत कभी भी खामोश नहीं होती, और जो औरत खामोश हो जाती है उसका यही मतलब है कि या तो वो खुश नहीं होती या फिर खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। मेरी पत्नी बैठे बैठे कहीं खो जाती थी और मैं यही समझता था कि वो अपने पति की यादों में खोई हुई है। वो पति जो इस दुनिया से जा चुका है। वक्त इसी तरह गुजरने लगा और एक दिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं उसे जल्दी से करीब के अस्पताल लेकर गया। ये वो डॉक्टर नहीं थी जिसके पास हमने पहले दिखाया था, पर मैं जल्दी में उसे यहीं ले आया था। उस डॉक्टर ने कहा कि इनका टाइम तो आ गया है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा कि ये बच्चा जल्दी पैदा नहीं हो रहा है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जल्दी पैदा तो नहीं हो रहा। उसके 9 महीने पूरे हो गए हैं, बल्कि कुछ दिन और ऊपर हो गए। मैं इस बात पर हैरान हुआ, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो फिर मामला कुछ गड़बड़ है। पर उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर शादी फरवरी में हुई है तो औरत मार्च में पेट से हो जाए। कुछ औरतें बहुत जल्दी भी पेट से हो जाती हैं। लेकिन अभी ये बात करने का समय नहीं है। आप पैसों का इंतजाम करें, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन हो गया तो मेरी पत्नी ठीक थी, उसी कमरे में लेकर आ गए। लेकिन बच्चे को 24 घंटे के लिए मशीन में रखना जरूरी था। मेरी पत्नी उसके लिए बड़ी परेशान थी। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, ऑपरेशन से हुए बच्चों को अक्सर मशीन में रखा जाता है, वो बिल्कुल ठीक होगा। भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है, क्या नाम सोचा है तुमने? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो कहने लगी, मैंने तो उसका नाम। वो बोलते बोलते रुक गई। ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहती हो उसका नाम किशन रखना है, लेकिन वो चुप हो गई। जब डॉक्टर बच्चे को लेकर आए तो बच्चे को देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा काले रंग का था, जबकि मेरी पत्नी बिल्कुल सफेद थी और मैं भी एक सुंदर आदमी था, गोरा चिट्टा था। फिर ये क्या, ये बच्चा काला क्यों था? डॉक्टर ने कहा कि बच्चे तो बहुत सारे रंग बदलते हैं, आप तो अभी से परेशान हो रहे हैं। जैसे हम बच्चे को लेकर घर में दाखिल हुए तो टॉमी ने छलांग लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा, इसको बच्चे से दूर रखो, ये क्या कर रहे हो टॉमी? मैं तो परेशान होने लगा था, पर इस बात पर रीमा हंसने लगी। उसने कहा, ये खुश हो रहा है, आज बहुत सालों बाद ये इस तरह खुश हुआ है। ऐसी छलांगे तो ये तब लगाता था जब किशन घर आते थे, और आज इस बच्चे को देखकर ये इससे छलांग लगा रहा है। इसने बहुत सालों के बाद इस तरह की हरकतें की हैं, ये बहुत खुश है। वो भी इस बात पर हंसने लगी, जबकि मैं उन दोनों को देखने लगा कि ये क्या बात कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे बच्चे से बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा होता है कि मर्दों को बहुत छोटे और अभी भी पैदा हुए बच्चों से लगाव नहीं होता। उन्हें बच्चे तब अच्छे लगने शुरू होते हैं जब वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी ऊँ आ करते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ये मेरा पहला बच्चा था। मेरी पहली पत्नी से मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरी पत्नी बहुत खुश थी, अभी तक उसने बच्चे का नाम नहीं रखा था। मैं उसे बार बार कहता था कि इसका नाम हर्ष रख लेते हैं, मुझे ये नाम बहुत पसंद है, लेकिन वो इस बात पर चुप हो जाती थी। तो मेरे दिल में अजीबोगरीब तरह के सवाल उठने लगते थे। एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई और मेरी पत्नी का तो ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो बार बार बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, डॉक्टर यही पास में ही है। उसने कहा, ध्यान से ले जाइएगा, टॉमी को साथ में लेकर जाइएगा। मैंने कहा कि मैं टॉमी को कैसे साथ लेकर जाऊं, और फिर मैं टॉमी को संभालूं या फिर बच्चे को? मैं डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे कभी कभी बीमार हो जाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर इस बात पर हैरान हो गए, लेकिन डॉक्टर मेरे जानने वाला था, इसलिए मेरी बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, टेस्ट करवा लेते हैं, छोटा सा ही टेस्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट आपको 5 दिन के बाद ही मिलेगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने टेस्ट करवा लिया और बच्चे को घर ले आया। अब बच्चा पहले से ठीक था। जब से बच्चा हुआ था रीमा मेरी तरफ तो देख भी नहीं रही थी। पहले भी वो मेरी तरफ कहाँ देखती थी।
अपने ख्यालों में खोई रहती थी। सिर्फ शादी के शुरू के एक दो हफ्तों में बहुत अच्छे तरीके से पेश आई थी। जब वो मेरे गले लगती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद वो मेरे गले लग कर ये महसूस करती थी कि मैं उसका पहला पति हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो गई थी। पहली पत्नी मिली तो वो भी ऐसी, और दूसरी भी किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी। अब उस बच्चे के लिए भी मैं शक्की हो चुका था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। और मैं इस बात पर हैरान था कि जब ये बच्चा पैदा होने वाला था तो टॉमी मेरी पत्नी की तरफ देखकर अजीब तरीके से भौंकता था, लेकिन अब जब से ये बच्चा इस दुनिया में आया था तो उसका इस बच्चे के साथ रवैया बहुत अच्छा था। वह उसके आगे पीछे भागता, खेलता, उछलता था। मेरी पत्नी बच्चे और टॉमी को एक साथ खेलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। वो हमेशा ही बच्चे में व्यस्त रहती थी। 5 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कॉल की और कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप आकर ले जाएं। मैं बड़ा परेशान था, जानना चाहता था, लेकिन सोच रहा था कि रिपोर्ट लेने जाऊं ही नहीं। मुझे टेस्ट नहीं करवाना चाहिए था, मुझे अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए था। और ये बच्चे तो मासूम था, लेकिन फिर भी मेरी मर्दानगी आड़े आ गई और मैं चला ही गया। डॉक्टर ने जब मुझे रिपोर्ट बताई तो मैं हैरान रह गया, और ये बात मुझे फौरन समझ आ गई कि टॉमी मेरी पत्नी के पेट की तरफ देखकर क्यों भौंकता था और अब इस बच्चे के आने से खुश क्यों था, क्योंकि उस बच्चे का बाप मैं नहीं बल्कि किशन था। जब वो इस दुनिया से गया तो मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी, लेकिन शायद उसको खुद इस बात का पता नहीं था। और मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसके पति के इस दुनिया के जाने के कुछ ही दिनों बाद मैंने रीमा से शादी कर ली थी। तभी तो वो कुत्ता भौंकता था, क्योंकि शायद उस कुत्ते को अंदाजा था कि मेरी पत्नी का होने वाला बच्चा उसके मालिक की औलाद है। और मैं, जैसा मेरी पत्नी ने कहा कि ये तो बहुत खुश हो रहा है जैसे किशन घर में आया है, क्योंकि वो किशन का ही बच्चा था। मेरी पत्नी ने अभी तक उस बच्चे का नाम नहीं रखा था। आज मैं वापस आया तो चुपचाप अपना सामान बांधने लगा। वो कहने लगी, क्या बात है, आप क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने कहा कि हाँ, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा, ये देखो। मैंने उसे रिपोर्ट दिखाई और सब कुछ बता दिया। फिर कहा, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, और उस सवाल के जवाब पर हम दोनों की जिंदगी टिकी है। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस बच्चे को भी अपना लूंगा, सारी जिंदगी साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता था और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे कोई और कड़ा फैसला करना पड़ेगा। मैंने कहा, देखो, आज झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। जो होगा सच होगा। हमारे बीच पहले भी बहुत झूठ थे, कुछ झूठ मैंने बोले थे, लेकिन मैंने तुमसे झूठ की उम्मीद कभी नहीं की थी। मेरी पत्नी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, पर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा, मुझे शक था कि शायद ऐसी बात है, लेकिन ये तो मासूम बच्चा है और इसका तो बाप भी इस दुनिया में नहीं है। ये तो अनाथ है। अगर तुम इसको अपना लेते हो तो ये तुम्हारे लिए पुण्य कर्म होगा। मैंने कहा कि मैं पुण्य कमाने नहीं आया, मुझे एक औरत चाहिए थी जो सिर्फ मेरी हो, मेरे बारे में सोचे। लेकिन तुम अभी भी अपने पहले पति को नहीं भूल पाई, और ये बच्चा भी उसका है। मैं कैसे तुम्हारे साथ रह पाऊंगा? मुझे माफ कर दो, मैं इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकता। मेरी पत्नी रोने लगी, बुरी तरह से रोने लगी। मैंने कहा, वो जानवर था, एक कुत्ता था, उसको इस बात का अंदाजा हो गया था, लेकिन मैं बेवकूफ बन रहा था। आखिरी सांस तक बेवकूफ बना रहता। अगर मैं टेस्ट नहीं करवाता तो शायद तुम मुझे सारी जिंदगी बेवकूफ ही बना कर रखती। क्या तुमने मुझे एक बेवकूफ आदमी समझा था? इस बात से मुझे ठेस पहुंची थी। मेरी पत्नी रोने लगी, मेरे पैरों में बैठ गई। मैं भी रो रहा था, परेशान था। अपना सामान बांधकर घर से निकल गया, और आज मुझे घर से दूर आए हुए 1 महीना हो गया है। मैं अपने एक दोस्त के घर में रह रहा हूँ। मेरी पत्नी कैसे रह रही है, कैसे खर्चे पूरे कर रही है, मैंने उसे फोन करके कुछ भी नहीं पूछा, उसकी तबीयत नहीं पूछी। लेकिन मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो बच्चा उससे दूर नहीं हो सकता था। जब जब उस बच्चे को देखूंगा तो मुझे यही एहसास होगा कि मुझे बेवकूफ बनाया गया था, और मैं पागलों की तरह खुश हो रहा था। मैं अपने मन को तैयार कर रहा था कि मैं मान लूं ये मेरा बच्चा है। अब आप लोग मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूं, वापस चला जाऊं या अपनी पत्नी को इस रिश्ते से आजाद कर दूं ताकि वो अपनी जिंदगी के कोई और फैसले कर सके। लेकिन ये भी सच है कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूंगा? उस बच्चे को कैसे दिल से स्वीकार कर पाऊंगा? अनाथ को अपनाना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन मेरा दिल मुझे इन सब के लिए तैयार नहीं कर पा रहा। आप लोग मुझे बताएं कि जो मैंने किया वो सही था, सही किया या नहीं, और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानी को आगे बढ़ाइए, मेरी कहानी को सुनिए। मेरी कहानियाँ अच्छी होती हैं,
आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आप लोग को दिल को सुकून मिलेगा।